हर एक क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। यहाँ पे कुछ मुझे प्रॉब्लम दिखती है, आई होप आप लोगों को भी दिखी हो कि वन एंड इटसेल्फ अगर है तो वन भी तो यहाँ पे एग्जाम्पल में होना चाहिए। तो जिसकी फैमिली में 2 मेंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, इसके पास एक ही मेंबर है, एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर की फैमिली से बाहर। मतलब ये वाई आर क्या हुआ? तो वाई आर हम यूज करते हैं याद रखना। और दोस्तों मुझे भी याद रखना, अगर आप मिस्टेक को एक्सेप्ट करोगे तो वो मिस्टेक आपकी परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो अगर एक नंबर का कभी एलसीएम देखा है ना, एक नंबर का एलसीएम कभी नहीं होता है, लेकिन इससे मिस्टेक नहीं होगी, टाइम भी सेव होगा। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे ही 1-1 सेकंड बचाने से टाइम सेव होता है पेपर में। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है उसको हम मार्क करेंगे डेंजर जोन, DZ स्टैंड फॉर डेंजर जोन। तो दोस्तों बोर्ड इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं देता है, इजी को भी कैसे घुमाना है ये उनको बहुत अच्छे से आता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय एफ। तो क्लास 10 सोल्जर्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स, वो भी एकदम फ्री। तो बस मुझ पर भरोसा रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जो बहुत ही इजी चैप्टर है। लेकिन उसमें टॉपिक में आने से पहले हमें स्टार्ट करना होंगे, रिकैप करना होंगे कुछ टॉपिक। तो अपना जोश हाई रखो, रजिस्टर पेन साथ रखो। स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक दैट इज द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बहुत सिंपल है, ऐसी नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। तो सपोज दैट 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 1 और 6 इटसेल्फ से तो होता ही है। तो ये जो है दीज आर द फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर्स हुए। तो कि ये जो 2 है वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये जो 3 है ये भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 1 जो है वो भी फैक्टर है, वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, एंड 6 जो इटसेल्फ है वो भी डिवाइड करेगा। तो ये सारे नंबर्स जो है ये कहलाएंगे फैक्टर। तो ऐसी नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करे वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फैक्टर्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, जैसे ही प्राइम नंबर की डेफिनेशन आती है तो हमारे माइंड पे एक आता है कि ऐसी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। और जब हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल 2, 3, 5 एंड डैश डैश डैश। अब यहाँ पे कुछ मुझे प्रॉब्लम दिखती है, आई होप आप लोगों को भी दिखी हो कि 1 एंड इटसेल्फ अगर है तो 1 भी तो यहाँ पे एग्जाम्पल में होना चाहिए। ये आया ना माइंड में, है ना, कि यहाँ पर 2, 3, 5 एग्जाम्पल है तो 1 भी तो होना चाहिए, क्योंकि 1 डिविजिबल बाय 1 एंड 1 डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल में 1 नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, अगर आपके माइंड में ये डेफिनेशन चलती है तो अभी के अभी इस डेफिनेशन को अपने माइंड से निकालो और डस्टबिन में फेंक, अभी के अभी फेंक दो। और अगर ये माइंड में आया था तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि हाँ सर ये डेफिनेशन आई। ओके, सो इस डेफिनेशन को डिलीट करो और डेफिनेशन आप प्राइम नंबर्स की लिखेंगे, ऐसी नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसी नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर्स है, ऐसी नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर है, सिर्फ 2, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट 2 के पास 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 2। सपोज दैट 3 के फैक्टर पास 2 ही है, 1 एंड 3। लेकिन अगर हम 1 लेते हैं तो 1 के पास एक ही फैक्टर है 1, एक ही फैक्टर है 1। देयरफॉर 1 जो है ये प्राइम नंबर की कैटेगरी से हट गया, है ना, आया समझ, क्योंकि इसके पास एक ही फैक्टर है। तो भाई प्राइम नंबर एक ऐसी नंबर जिसके पास 2 फैक्टर है, तो जिसकी फैमिली में 2 मेंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, इसके पास एक ही मेंबर है, एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर की फैमिली से बाहर। ओके, सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अंडरस्टूड? समझ आए? समझ आ गया? तो अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है। कितने फैक्टर हो गए? 3, तो मतलब मोर देन 2। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए तो भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 से कम फैक्टर हो तो भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए एक ही कंडीशन है कि उसके पास 2 फैक्टर्स होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स, देन ओनली इट इज अ प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर कॉम्पोजिट नंबर क्या होगी?
कंपोजिट नंबर वो नंबर होगी जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ऐसी नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, ये आप लोग अपने रजिस्टर में नोट करते जाइए, ठीक है, याद रहेगा। तो कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो। एग्जाम्पल 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। 6 के भी फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 6 itself है, तो इसके पास भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। बट 1 के पास एक ही फैक्टर है, और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज वाई 1 जो है ना वो प्राइम है और ना कंपोजिट है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। समझ में आए? तो 1 ना तो प्राइम होगी और ना कंपोजिट होगी। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स ऐसी पेयर ऑफ नंबर्स जिनका SCF 1 हो, SCF शुड बी 1। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 ये को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल 3,4। अब देखो यहाँ पे मिसकॉन्सेप्टिंग लेना, 2 और 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर तो हमेशा को प्राइम होती है, लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हमेशा को प्राइम होती है। तो 3 और 4 कंसेक्यूटिव है तो ये भी को प्राइम होगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हमने 108,109 लिया तो ये दोनों नंबर्स भी को प्राइम है। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। 108 के बाद क्या आएगा? 109। तो 108 आफ्टर दैट 109। देयरफॉर दीज 2 नंबर्स इज आल्सो अ को प्राइम नंबर। तो ये सारी को प्राइम के एग्जाम्पल। तो प्राइम नंबर आ गया, माइंड में बैठ गया। ऐसी नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक। और को प्राइम ऐसी नंबर जिनका SCF 1 हो, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा। 1 के अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। तो आई होप अंडरस्टूड, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब तो हम अपना रजिस्टर पेन लीजिए और कुछ पॉइंट्स लिखिए। अब इस वीडियो में जब भी हम पॉइंट्स का बोले तो हम लिखवाते हैं एक नोट YR। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर YR क्या है, मतलब ये YR क्या होगा। तो YR हम यूज करते हैं याद रखना। और दोस्तों मुझे भी याद रखना है ना, तो याद रखना। तो क्या क्या याद रखना है इसमें? तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 जो है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और 1 ना कंपोजिट नंबर है। ओके, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सी है? ओनली इवन प्राइम नंबर जो है वो है 2, और 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में काम आते हैं, असर्शन रीजन में काम आते हैं, इसलिए ये पॉइंट लिख लीजिए। तो ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर हम आपसे से पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी, कमेंट में लिखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो इजीली लिख सकते हो आप 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4। ओके, अगर हम आपसे बोले कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर तो 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 11। ओके, आ रहा माइंड में? तो इन सबको बेसिक को लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पॉइंट्स ओके, आई होप सबने लिखा होगा। रजिस्टर में जरूर साथ में रखिए, रजिस्टर और पेन, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो अब हम आते हैं टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये फर्स्ट टॉपिक है। तो अब देखो जो हमने पॉइंट्स जाने थे वो सारे इसमें इन्वॉल्व है, इसी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक व्हाट इट सेज, वो कहती है एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर जैसे ही वर्ड आया आपके माइंड में आ गया मोर देन 2 फैक्टर। तो ऐसी नंबर जो मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स पता है, और प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, फैक्टर्स में जो प्राइम नंबर हो जाती है वो प्राइम फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मतलब हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये होता है यूनिक। ओके, फैक्टराइजेशन होता है यूनिक, ऑर्डर जो है वो यूनिक नहीं है। अब ये स्टेटमेंट आपको अभी समझ में नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई, कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट हम ले रहे हैं 12 और हमने आप लोगों से बोला कि 12 के फैक्टर फाइंड किए। कैसे फाइंड करते हैं?
अब यहाँ पे फिर से एक पॉइंट, सच बताना किस किस के माइंड में आया कि फैक्टर फाइंड करते हैं हम एलसीएम मेथड से, कमेंट में लिख देना। देखो अगर कुछ गलती आ रही है माइंड में, गलत सीखोगे, गलत पढ़ोगे तो गलत ही लिखोगे, इसलिए अगर ये माइंड में आई है तो एक्सेप्ट कर लो। लाइफ में भी हमेशा याद रखना, अगर आप मिस्टेक को एक्सेप्ट करोगे तो वो मिस्टेक आपकी परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो अगर किसी के माइंड में आया कि हम ऐसे ये कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं एलसीएम, तो ये बिल्कुल गलत है। एक नंबर का कभी एलसीएम देखा है ना, एक नंबर का एलसीएम कभी नहीं होता। तो ये वे ऑफ डिवीजन है, वे ऑफ डिवीजन है, और वे ऑफ डिवीजन से हम फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अनदर वे ऑफ डिवीजन, तो हमने सबसे पहले 2 से। अब याद रखना, जब भी हम आपको बोले कि फैक्टर फाइंड करो तो फिर से एक पॉइंट, फिर से एक याद रखना, लिख लो वहां पे कि स्टार्ट करना है आपको स्मॉलेस्ट नंबर से, ठीक है। स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट नंबर से, जब भी फैक्टर फाइंड करो स्टार्ट करो स्मॉलेस्ट नंबर से, ये लिख लो यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं, याद रखना, जब भी फैक्टर फाइंड करो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करो, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करो। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके, कि जब भी हम फैक्टर फाइंड करेंगे हमें स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, ओके। तो देखो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो रही 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये आ गए फैक्टर्स। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, फैक्टर्स, एलसीएम मेथड से नहीं, डिवीजन मेथड से हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ओके। तो अब अगर आप फैक्टर्स ऐसे लिखते हो कि 12 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 3, ये ऐसे मत लिखना, क्योंकि टाइम सेव करना भी बहुत ज़रूरी है, और हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ रखे हैं पहले। तो जो भी हमने पढ़ा है हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं रहना। तो हमने एक्सपोनेंट्स पढ़े, एक्सपोनेंट्स हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम नंबर्स का जो रिटन फॉर्मेट है उसको हम ईजी बना सकें, हमें दिखेगा भी वहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग भी जल्दी आएगी, ठीक है। तो जो लोग भी अगर फैक्टर इस वे में लिखते हैं, आई डिडंट रिकमेंड, हम रिकमेंड नहीं करेंगे आप लोगों को, आप भी अपनी आदत बदलो, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत काम में आएगा। तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power of 2 × 3, 2 to the power of 2 × 3, आया ना समझ। तो ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है ना, ये है और ये कोई बात ही तो एक ही, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने पावर में लिख दिया, एक्सपोनेंट हमने सीखा है, लेकिन इससे मिस्टेक नहीं होगी, टाइम भी सेव होगा, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे ही 1-1 सेकंड बचाने से टाइम सेव होता है पेपर में, और आपको इजीनेस भी रहेगा जब आप एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करोगे, ओके। तो ये हमने लिखा। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक से दोबारा में, एवरी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर 12 हो गई, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी लिखा वो भी सही है, ऐसे लिखा ये ज़्यादा बेटर है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब दिस फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसमें इंटू 4, सपोज दैट हमने इंटू 3 एक और कर दिया, तो क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 12 का रहेगा, क्या 12 का रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो था वो यूनिक है, हम कोई भी नंबर ऐड या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये फैक्टर यूनिक है। अब ऑर्डर नॉट यूनिक, तो ऑर्डर नॉट यूनिक का मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले 3 लिख दिया फिर 2, लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि स्टैंडर्ड बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा चॉइस करो फैक्टर निकालने के लिए, कभी नहीं अटकोगे, और जब भी आप लिखो तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाके लिखो, तो ये स्टैंडर्ड रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। क्लियर। तो कंपोज, आई थिंक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझ में आ गई कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर, अंडरस्टूड। अब ये जो डेफिनेशन है, बेसिक वालों को मैं बोलूँगा कि जो उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स अडॉप्ट की है वो इस डेफिनेशन को जरूर लर्न कर लें, क्योंकि बेसिक में वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है, नोट कर लो और लर्न कर लो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है एक्सेप्ट द ऑर्डर, ओके। क्लियर क्लियर। चलिए, तो इस टॉपिक के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक एक करके हम उस क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 32760 नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो इसमें भी हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ये नंबर दिखाना है, ठीक है। तो अब देखिए 12 जो है वो सिंपल से हमने एग्जाम्पल लिया था आप लोगों को समझाने के लिए,
लेकिन जब भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोर्ड में पूछा जाएगा तो आपको बड़ी नंबर्स मिलेंगी, छोटी नंबर्स नहीं मिलेंगी। सो 3, 2, 7, 6, 0। सबसे पहले क्या बोला था, क्या याद रखना था इसमें कि स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 2, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0। फिर से 2 से जा रहा है, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर 0। फिर 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। फिर 3 से जा रहा है क्या, तो देखिए 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ द डिजिट 5 + 4 9, 9 + 9 18। तो 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरी नंबर 3 से डिवाइड हो रही है। तो 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 3 6 जा 18, 3 5 जा 50। अब ये 3 से हो रहा है क्या, 6 + 5 11, 11 + 1 12, 3 15, फिर से 3 से हो रहा है क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है, इसका मतलब ये फिर 3 से हो रहा है। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 50। अब किससे शुरू कर सकते हैं हम, 5 से। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ओके, उसके बाद अब किससे जा सकता है ये, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ 91, 7 से ये जा सकते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और बच गई 30। तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर अगर हमने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करा तो हम कहीं अटके नहीं, है ना, जल्दी भी हो जाता है। ओके, तो आई होप सबने निकाले होंगे फैक्टर, बट फिर से एक कमेंट में ज़रूर लिख दो कि एक जगह आप लोगों से मिस्टेक हुई है, किस से मिस्टेक हुई है। ठीक है, एक बार लिख दो वहाँ पे अगर मिस्टेक हुई है आप लोगों से। ठीक है, तो वो है ये पॉइंट, यहाँ पर बहुत लोगों से मिस्टेक होती है। ओके, मिस्टेक होती है यहाँ पर इस पॉइंट पे। 4095 की जगह हम लिख देते हैं 495, है ना। तो अब मैंने बोला था कि आप लोग कुछ चीज़ें नोट करते रहना, तो ऐसी जगहों को हमारे आप जो भी वीडियोस आप देखोगे तो ऐसी जगह जहाँ पे मिस्टेक होती है उस चीज़ को हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है उसको हम मार्क करेंगे डेंजर जोन, DZ स्टैंड फॉर डेंजर जोन। यहाँ पे आप मार्क कर लेना कि ये डेंजर जोन है, मार्क करोगे तो हमेशा याद रहेगा। तो दिस इज द डेंजर जोन, ये एक डेंजर जोन है जहाँ पे जल्दबाजी में गलती होती है। ऐसा नहीं है आपको आता नहीं है, आता है, हमें ये फैक्टर निकालना आते हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम में प्रेशर रहता है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक में क्वेश्चंस चलते हैं, तो उसकी वजह से पैनिक होने की वजह से ये मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अगर आप मार्क कर लोगे कि हाँ ये डेंजर जोन है, तो जैसे ये आएगा ना वहाँ पर एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि इधर हमें संभल के करना है ना। जैसे हम जब ड्राइव करते हैं तो ड्राइव में रास्ते में कुछ आता है कि भाई यहाँ पे ये डेंजर एक्सीडेंट जोन है, आप स्लो चलें, संभल के चलें, ऐसे यहाँ पर भी यहाँ पर संभल के चल रहा है। ठीक है, मिस्टेक नहीं है। तो दिस इज द डेंजर जोन हियर, ये डेंजर जोन है, यहाँ पे अक्सर मिस्टेक हो जाती है। तो इन्होंने क्या बोला था कि एक्सप्रेस दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। अब फिर वही वो ये सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 to the power of 3, 3 to the power of 2 into 5 into 7 into 30। तो ये जो है ये हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर। आई होप समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, क्लियर है। ओके, चलिए तो अब हर एक क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये एक डेंजर जोन है जहाँ पे मिस्टेक हो जाती है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फिर से हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करना है, लेकिन अब नंबर है 5005। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रही माइंड में जो इसको डिवाइड करेगी, 5005। इवन नंबर तो है नहीं, 2 होगा नहीं, यूनिट डिजिट 5 है, सम 10 हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा, तो किससे हो सकता है 5 से। तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। ओके, अब किससे जा सकता है ये, अब किससे जा सकता है ये। ओके, अब समझ में नहीं आ रहा है ना, 2 से नहीं जा रहा है, सम ऑफ डिजिट 3 के टेबल में नहीं हो रहे, 3 से भी नहीं जा रहे, 5 से भी नहीं जा रहे, तो किससे जाएगा। अब इधर से हम फिर से एक नई चीज़ सीखेंगे, फिर से एक नई चीज़। ठीक है, अब हमने 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, 5 से चेक कर लिया, और जब 2 और 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा, तो हमें चेक करना है 7 से। तो 7 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं वो हम लिख रहे हैं। तो यहाँ भी एक और याद रखना, ये पॉइंट याद रखना है कि अगर हमें 7 से चेक करना है तो जो भी नंबर हो उसको फर्स्ट 3 डिजिट ले लो आप, मतलब राइट टू लेफ्ट में 3 डिजिट।
तो हमने ये 3 डिजिट लिखी 0 0 1। ओके, फिर जो बची हुई डिजिट है वो भी माइनस कर दो, लेकिन इसको भी 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। तो अगर 1 बचा है और 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम 2 0 लगा के 1 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया 0। अगर आंसर 0 आ रहा है या फिर इसके सब्ट्रैक्शन का आंसर ऐसा है जो 7 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकती है। ओके, तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकती है। तो अब देखते हैं कि 7 से हो रही क्या। तो 7 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ओके, तो ये 7 से। तो अब किससे हो रही है नंबर, अब ये नंबर होगी 11 से। ओके, कैसे, 143 है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, ये दोनों ऑड प्लेसेस पे है, ये इवन प्लेसेस पे है, दोनों को माइनस कर दो। माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 0, और 0 हुआ तो इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और लास्ट आ गया 30। ओके, सो आपके क्या फैक्टर्स आ गए, 5005 के फैक्टर्स बने 5 × 7 × 11 × 30। समझ आया ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको सीखने को मिला कि जब भी 7 से डिवाइड करना है कोई भी नंबर तो उसके 3 डिजिट लो, राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट, फिर जो रिमेनिंग डिजिट है उनको भी 3 डिजिट के फॉर्म में बना दो, अगर नहीं है और है तो लेके उसको सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन में अगर 0 आता है या फिर इसका सब्ट्रैक्शन ऐसा आंसर आता है जो 7 से डिवाइड होगा, तो वो पूरी की पूरी नंबर भी 7 से डिवाइड जरूर हो। आ गया समझ, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इजी है। एक्सप्रेस 23150 नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब एक बार पॉज करो और आप लोग खुद इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करो। ओके, तो ट्राई करिए पॉज करके। ओके, और इसमें भी आपको एक नई बात पता चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको 23150। कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज द 2, क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 3 से जा रहा क्या, 5 + 5 10, 10 17 18 19, 3 से नहीं जा रहा, तो इसको किससे करो 5 से। तो 5 2 जा 10, 15 आ गया, तो 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जा रहा है, तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 3 जा 50। ओके, अब 4 6 3। अब कमेंट में सच बताना कौन कौन 4 6 3 पे अटक गया। और अब हम परेशान है यहाँ पर कि ये 4 6 3 किससे डिवाइड होगा। अब आपको पता है बोर्ड ये ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता है। अब इसके डिवीजन के 4 6 3 किससे डिवाइड होगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा, आपका टाइम निकलेगा। आप क्या होगा 7 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, कई सारे नंबर्स चेक करोगे। यहाँ पर फिर से आपको एक नई चीज़, ठीक है, फिर से आपको एक याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि जब भी ऐसे अटको, जब भी, तो पहले मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो फॉर्मेट चेक करो, और इनकेस अगर वो नहीं होता है तो फिर कौन कौन सी नंबर से चेक करना है हम वो करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये अटके, हम देख रहे हैं कि ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, ये 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा। 7 तक चेक कर लिए, बाकी 8 फैक्टर ही है, मल्टीपल है तो वो भी 8 और 9। ठीक है, तो 1 to 9 तक हमने चेक कर लिए कि नहीं हो रहा। अब हमें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का यहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ है ना। सो क्या करेंगे, इसमें फिर से एक याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि जब भी प्राइम नंबर्स होंगे, कोई भी प्राइम नंबर्स होगा, कोई भी प्राइम नंबर्स होगा, वो हमेशा इस फॉर्मेट में होगा 6k ± 1। 6k ± 1 का क्या मतलब हुआ, या तो वो 6k + 1 के फॉर्म में रहेगा, या तो वो 6k - 1 के फॉर्म में रहेगा। ओके, तो जब भी ऐसे अटको जरूर चेक करो। अब हम इसको चेक करते हैं। 463 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से। ओके, नाउ 6 7 या 42, कितना आया 43, फिर से 6 7 या 42, रिमाइंडर कितना आया 1। अगर आप देखो तो ये जो 463 नंबर है ये इसी फॉर्म में आ गए, कैसे, 6 × 77, ये जो k है वो कोशेंट है, ठीक है, +1, रिमाइंडर 1 है, तो ये 6k + 1 के फॉर्म में आ चुकी है।
इसका मतलब इसको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप ही लोग बता सकते हो कि 463 क्या हुआ, दिस इज अ प्राइम नंबर, है ना, ये एक प्राइम नंबर है जो आपने आपका बहुत टाइम वेस्ट कराया। तो एग्जाम में जब भी आपको ऐसी नंबर मिले जिसमें आपको देख रहे हैं कि 1 to 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, ये चेक करो, 6 से डिवाइड करो और देखो कि 6 के +1 या फिर 6 के -1 किसी एक के फॉर्मेट में तो नहीं है। और अगर ये 6 के +1 या 6 के -1 के फॉर्मेट में है तो आंख बंद करके ये मान लेना ये प्राइम नंबर है। तो अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, हम लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स 23150, इसके फैक्टर्स होंगे 2 × 5 स्क्वायर × 463, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो दोस्तों बोर्ड इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं देता है, इजी को भी कैसे घुमाना है ये उनको बहुत अच्छे से आता है ना। तो यहाँ पर ये नोट करने वाली चीज़ है, इसको ज़रूर नोट करो क्योंकि आप आगे भी देखोगे ये चीज़। ओके, तो जब भी आपको ऐसी नंबर दिखे तो अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो अब क्या, तो उसके लिए आप लोग चेक करना, अगर फॉर्मेट में नहीं है तो सिर्फ ये नंबर्स 13, 17, 19, 23, इसके आगे बोर्ड देता ही नहीं है। तो अगर ये फॉर्मेट नहीं आ रहा है तो फिर 13 से चेक कर लीजिए, 17, 19, 23, कोई ना कोई नंबर से वो डिवाइड हो जाए। अंडरस्टूड, समझ आया। तो 3 क्वेश्चन लिए थे, तीनों क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में डेंजर जोन, सेकंड क्वेश्चन में 7 कट कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है, बड़ा सिंपल है। ओके, एंड यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कि प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स का क्या पैटर्न होता है जिससे हम पहचान लें कि ये प्राइम नंबर है। अंडरस्टूड, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जो सेम टॉपिक पे अनदर वे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 196 तो दिया है उन्होंने, इसके प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि आपको लिखना है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब आपके माइंड में आई होगी जो हमने पहले बोला था कि क्यों आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, है ना, आ गया ना ये क्वेश्चन, इसलिए आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना ज़्यादा ईजी रहता है और मिस्टेक नहीं होती है। तो 196 के फैक्टर्स कौन कौन से 196, सबसे पहले 2 से, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहे हैं तो फिर 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 आ गया। अब 7 से जा रहे हैं तो 7 and 7। ओके, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 आ गया, ये 7। तो यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो हो गए हैं 2 to the power of 2 into 7 to the power of 2। बट क्या ये क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ छोड़ दिया क्वेश्चन आपके मार्क्स कट होंगे क्योंकि आपने कंप्लीट आंसर नहीं दिया। तो कंप्लीट आंसर क्या बोला था उन्होंने, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बताना है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो है ये एक्सपोनेंट है, ये एक एक्सपोनेंट है और ये भी एक एक्सपोनेंट है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, इन दोनों का हमें करना है सब। तो 2 + 2 आंसर इज 4, तो ये आंसर होगा। ओके, समझ में आया। तो हमेशा कंप्लीट आंसर देना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, कंप्लीट क्वेश्चन रीड करना है और फिर उसका कंप्लीट आंसर देना है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 4। सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। इंस्टेड ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स चाहिए। आई होप क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर 6 power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n, एंड विद डिजिट 0। अब कोई भी नंबर जब एंड विद डिजिट 0 होगी तो इसका मतलब वो मल्टीपल ऑफ किसका होगा, 10 का। और 10 का मल्टीपल में 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 5। 1 और 10 तो हमेशा ही होगा, लेकिन 2 और 5 हमेशा फैक्टर होंगे। कोई भी नंबर उठा के देख लो आप, 30 लो, 100 लो, 1000 लो, 550 लो, कोई भी नंबर्स लो, उसके फैक्टर लोगे तो उसमें 2 and 5 जरूर होगा। ओके, और अगर हम 10 की कोई भी पावर n कर दें, कोई भी पावर, लेकिन 10 के जो फैक्टर्स होंगे उसमें 2 और 5 तो होगा ही, हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए कोई भी पावर। जैसे सपोज दैट 10 है, 10 की पावर हमने 10 का स्क्वायर लिया तो कितना बना, 100। तो 100 भी तो मल्टीपल ऑफ 10 ही रहेगा ना, तो उसके लिए फैक्टर्स 2 और 5 चाहिए। जैसे 20 है, 20 का स्क्वायर किया तो 400, तो 400 में भी हमारे 2 और 5 फैक्टर जरूर होना चाहिए, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। तो यूनिट 0
यूनिट डिजिट जीरो तभी हो सकती है जब उसके फैक्टर्स, यूनिट डिजिट जीरो तभी हो सकती है जब उसके फैक्टर्स 2 and 5, फैक्टर्स जो होंगे, फैक्टर्स 2 and 5 दोनों चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, समझ में भी अब आ गया है, सिर्फ लिखना कैसे है ये देखिए। तो हमने लिखा कि 6 to the power of n, इसको हमें चेक करना है कि ये एंड विद डिजिट जीरो हो रहा कि नहीं। 6 के फैक्टर होंगे 2 and 3, प्राइम फैक्टर्स की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, सारे फैक्टर नहीं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स, तो 2 and 3। अब 2 तो फैक्टर है, दिख गया हमें, क्या 5 फैक्टर है? नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर, 5 सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर, इसमें 5 फैक्टर नहीं है, 2 है लेकिन 5 भी चाहिए था, 2 एंड विद डिजिट 0, तो सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर देयरफॉर 6 to the power of n नॉट एंड विद डिजिट 0। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ आया? तो कोई भी नंबर जब एंड विद डिजिट 0 करना है तो उसके लिए मस्ट है कि उसके फैक्टर हो 2 and 5 दोनों ही। इसमें अगर एक भी गायब होता है, अगर 5 है 2 नहीं है, 2 है 5 नहीं है, तो वो कभी भी एंड विद डिजिट 0 नहीं होगा, और इस फॉर्मेट से हम लिखेंगे, हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि 12 to the power of n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। अब इन्होंने ना 5 भी बोल दिया, इसका मतलब क्या है? हमें 0 का तो पता है कि 0 के लिए फैक्टर्स होना चाहिए 2 and 5, ओके, बट 5 के लिए क्या फैक्टर होना चाहिए? अगर कोई भी नंबर ऐसी है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब वो 5 से हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, और 5 से हमेशा डिवाइड होगी तो इसका मतलब है कि उसका फैक्टर 5 हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, तो एंड विद डिजिट 0 के लिए हमें 2 फैक्टर्स का नीड होता है, एक 2 और 5 दोनों साथ में होना चाहिए। एंड विद डिजिट 5 के लिए एक ही फैक्टर की ज़रूरत होती है और वो होता है 5। अगर ये नंबर 5 से कोई भी नंबर लो, उसकी कोई भी पावर लो, अगर उसमें फैक्टर 5 है तो वो एंड विद डिजिट 5 होगी। तो यहाँ पर हमें नंबर दी गई है 12 के हम फैक्टर 12 to the power of n। अब इसके फैक्टर्स हमने पहले निकाले थे, 2 to the power of 2 into 3। ओके, सिंपल है। क्या इसमें 5 है? नहीं है, तो 5 नहीं है, 2 है, तो देयरफॉर नॉट एंड विद डिजिट 0, और 5 नहीं है, इसकी वजह से ये 5 से भी एंड नहीं होगी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर, 5 जो है इसमें फैक्टर नहीं है, देयरफॉर 12 to the power of n नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5। ना तो वो 0 से एंड हो सकती है, ना वो 5 से एंड हो सकती है, क्योंकि उसमें 5 फैक्टर है ही नहीं। समझ आया? सिंपल सा है। तो कोई भी नंबर एंड विद डिजिट 0 और 5 दोनों के लिए करने के लिए हमें 5 फैक्टर चाहिए, क्योंकि 12 to the power of n 12 में 5 फैक्टर नहीं है, इसकी वजह से ये एंड विद डिजिट 0 भी नहीं हो सकता है और एंड विद डिजिट 5 भी नहीं हो सकता है। आई होप अंडरस्टूड, क्लियर है, समझ आ गया? ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है, लेकिन कुछ लोग इसको बढ़ाते हैं। ठीक, तो इसमें है कंपोजिट नंबर, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट है। अब इन्होंने इस तरीके से दे दी, जब आप सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई एक नंबर मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर होती है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। हर नंबर का 1 और इटसेल्फ फैक्टर होगा ही। अगर आपने एक फैक्टर और पहचान लिया तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कंपोजिट नंबर। बस इतना सा हमें पॉइंट है। तो पहले हम कुछ पॉइंट समझते हैं सिंपल नंबर से। सपोज दैट 10 है, 10 क्या कंपोजिट है? तो आप लोग बोले यस सर 10 है कंपोजिट, क्योंकि इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 10 इटसेल्फ भी है। ठीक है, सपोज दैट 10 हमें ऐसे नहीं लिख के दी गई। ओके, 10 हमें लिख के दी गई है 4 + 6, इस तरीके से लिख दी। ठीक है, अब 4 + 6, इसमें भी हमें पता है कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। समझ में आया? तो 10 हमें पता है कि नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ वो 1 होगी,
10 जो है उसको हम 4 + 6 की तरह भी लिख सकते हैं, और 4 के फैक्टर है 2 and 2 and 2 6 के फैक्टर 2 और 3। तो अगर हमने क्वेश्चन में ये जैसे फॉर्मेट दिया, हमने ऐसा दे दिया, तो कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम देखें कि हमें पता था कि 10 जो है 2 से डिवाइड होता है, मतलब 10 का 2 फैक्टर है। तो यहाँ पे जब हमने इस फॉर्म में लिखा तो हमें यहाँ पर 2 कॉमन दिखा, इस टर्म में भी 2 कॉमन है, इस टर्म में भी 2 कॉमन है। ओके, इस टर्म में भी 2 कॉमन है, इस टर्म में भी 2 कॉमन है। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, इफ वी टेक 2 कॉमन, तो क्या बचा? 2 + 3 ये बचा। तो इसका मतलब जब 2 कॉमन जो आ गया, ये कंफर्म हो गया कि इट इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर है उसका ये फैक्टर हर हाल में होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि मतलब अगर हम कॉमन ले लें तो जो कॉमन नंबर होगी वो हर हाल में फैक्टर होगा। तो आप कह सकते हैं इसी पॉइंट पे विदाउट सॉल्विंग आप कह सकते हो कि दिस गिवन नंबर इज अ कंपोजिट, क्योंकि 10 आ रहा था, वो इस फॉर्म में लिखा था, 2 कॉमन आ गया, तो 1 इटसेल्फ तो हमेशा होगा ही, और 2 कॉमन आ रहा था, इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो वो क्या हो गई? वो हो गई कॉम्पोजिट नंबर। आ गया समझ में? समझ आया सबको, है ना। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे और जरा कमेंट्स में एक बार लिख के बता देना। हमें बताओगे आप लोग के कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? हाउ मेनी टर्म्स इट कंटेन्स? थोड़ा सा सोच के और कमेंट में आंसर लिख लीजिए। और जिन्होंने लिखा है 5 टर्म्स, तो ये चीज अपनी करेक्ट करिए। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में जो भी होगा वो एक टर्म कहलाती है। ये प्रोडक्ट फॉर्म में तो दिस इज द 1 टर्म, ये पूरी की पूरी एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। ओके, तो टर्म्स भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे क्वेश्चन में 2 ही टर्म है। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन लिखिए आप, 29 × 23 × 19 × 13 + 29। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन देखा? 29, तो 29 हमने बाहर ले लिया। इस टर्म में 29 बाहर आ गया तो हमारे पास सिर्फ ये 3 नंबर बची, 23 × 19 × 13। इस टर्म में 29 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो हमेशा 1 लेते हैं। जब भी हम कॉमन लेते कुछ नहीं बचा तो 1, क्योंकि 29 × 1 29 होगा। अगर 0 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 29 × 0 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 29। तो जब भी हम कॉमन लेंगे और कुछ नहीं बचेगा तो ऑलवेज राइट 1। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म थी, याद रखना, सिर्फ 2 ही टर्म। इन दोनों टर्म में 29 कॉमन। अब क्या ये सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, कंप्लीट टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे। बिल्कुल सॉल्व नहीं करो, नो नीड। उन्होंने बोला था कि आप आंसर निकालो, उन्होंने तो ये बोला कि आपको ये बताना है कि ये जो गिवन नंबर है वो कंपोजिट है कि नहीं। तो हमने बता दिया। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से देखा कि अगर कोई भी नंबर कॉमन आ जाए तो वो हमेशा उसका फैक्टर होता है। तो इसका मतलब इस नंबर में जब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे, इस पूरी नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे, इस पूरी नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगी, तो 1 इटसेल्फ हमेशा होगा। और जब 29 कॉमन आ गया, 29 कॉमन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? 29 भी इसका फैक्टर है। तो हम यहाँ लिख सकते कि 29 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, देयरफॉर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये सब आपको लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि देयरफॉर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से मोर देन 2 हो गए? 1 इटसेल्फ, और जो कॉमन आ गया था 29 वो भी तो फैक्टर है, तो 29 इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो 29 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, देयरफॉर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। और जब मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए तो हम क्या कहेंगे? तो हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये जो होगी वो क्या कहलाएगी? कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है? क्लियर है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और याद रखना इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें पता है कि आपको बोला जाता है कि रिंग सॉल्व करो ये, बट बोर्ड में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नो नीड। सो बस जो फैक्टर आया वो लिखा कि 29 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड?
ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एक्सप्लेन वाई। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़े बहुत चेंजेस किए। तो आपको क्या दिख रहा है वहां पर, हमें बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों टर्म्स में ये जो 2 है वो भी कॉमन है और ये जो 11 है वो भी कॉमन है। ओके, 2 भी कॉमन है और 11 भी। तो इसमें फैक्टर्स कौन कौन से हो गए आपको पता है? कॉमन से ही हमें पता चल जा रहा है कि इसमें 2 भी फैक्टर होगा, इसमें 11 भी होगा और इनका मल्टीप्लीकेशन 22 वो भी होगा। तो ये क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ओके, तो ये सब बोर्ड थोड़े ट्विस्ट करता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11। फिर इस नंबर में आपने कॉमन लिया 2 × 11, ये कॉमन लिया तो क्या बचा इसमें? 17 × 5 × 3, ये 11 बाहर आ गया और ये 2 भी बाहर आ गया और इसमें ये दोनों ही नंबर बाहर आ गई तो इधर क्या बचाएगा? 1। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं है, हम लिख देंगे 2 and 11 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, देयरफॉर it has more than 2 factors। इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर होगी तो वो क्या होगी? हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो जो गिवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा ये, और इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 2 और 11 एज अ फैक्टर आ गए तो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। बट याद रखना यहाँ पर कि ये जो डेफिनेशन है, ये वाली, ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना ही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। अंडरस्टूड? समझ आ गया? तो क्लियर हुआ? माय सोल्जर्स, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और अब बहुत जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे विद द सेम चैप्टर रियल नंबर्स, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम की डिटेल जाएगी और उसमें भी आप लोग बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स देखोगे। तो जस्ट वेट, कुछ ही दिनों में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच।